नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, क्योंकि 50% से आगे उनके वोट जा चुके हैं। तो वो चुनाव तो जीत चुकी हैं, लेकिन गिनती का काम अभी चल रहा है। अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर गिनती बाकी है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। अभी केरला में भी गिनती बाकी है, तो ये नंबर अब ऊपर ही जाने वाला है। इससे जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको बताना चाहती हूं। द्रौपदी मुर्मू को तीसरे दौर की काउंटिंग के राउंड के बाद 5,77,777 वोट मिले हैं। अगर सांसदों के वोट की बात करें तो मुर्मू जी को 540 सांसदों ने वोट दिया है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा जी को 208 सांसदों ने वोट दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में कुल 748 सांसदों ने वोट डाला। 17 सांसदों का वोट जो है वो 15 सांसदों का वोट इनवैलिड हुआ और क्रॉस वोटिंग भी हुई है। अगर मैं आपको बताऊं इस वक्त कि क्रॉस वोटिंग का क्या आंकड़ा रहा, तो आपके सामने आ रहे हैं ये नंबर। ये पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है इस वक्त मेरे हाथों में, और इस लिस्ट को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि कितने लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। अगर आप आंकड़ा देखें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, तो 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि संसद भवन में ही 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा के जो नंबर्स मैं आपको बताना चाहती हूं, अरुणाचल प्रदेश में 1 एमएलए ने, आसाम में 22 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। और ये नंबर आपके स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 10, गुजरात में भी 10 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 6, गोवा में 4। ये तमाम नंबर स्क्रीन पर आपके सामने हैं। और मेघालय में 7, हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा में 1, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भी 1 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। तो अगर ये देखा जाए ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स, यानी कि कितनी जगह ऑपोजिशन के ही अपने एमएलए उनके हाथ में थे, तो दिल्ली में संसद में 17 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने यशवंत सिन्हा जी को नहीं दिया वोट, द्रौपदी मुर्मू को दिया। ये विपक्ष की बात बता रही हूं मैं आपको। 17 ऑपोजिशन या विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया है मुर्मू जी को, और तमाम एमएलए अलग अलग राज्यों से जिन्होंने वोट दिया है, सबसे ज्यादा आसाम में 22 लोगों ने, 19 मध्य प्रदेश में, 16 के करीब हैं जो आए हैं वोट, 16 के वोट महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस को चिंता करने का विषय एक और मिल गया है कि 16 एमएलए क्रॉस वोट कर चुके हैं, और इसके अलावा 10-10 गुजरात और झारखंड में भी क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और हर्षो उल्लास का समा है इस वक्त। हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के गांव में, और यहां दिल्ली में उनके घर में, जहां मयूरभंज से उनके गांव से आई हुई औरतें बस जश्न मना रही हैं, और तमाम लोग साथ जुड़े हुए हैं। एक महिला, आदिवासी महिला जो जीत चुकी है राष्ट्रपति जी का चुनाव। माफ कीजिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ रहे हैं। अमित कुमार, अमित इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त जो वहां माहौल है उनके गांव में, और नैना भी हमारे साथ जुड़ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी के गांव से, लेकिन दिल्ली का नजारा अमित कुमार जी, आप अगर हमें बता सकें कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी के घर पे क्या जश्न है। राजनाथ सिंह जी ने बधाई दी है, बड़े लीडरों का आना शुरू हुआ कि नहीं उनके घर पर?
या नाविका, देखिए बहुत ही दिलचस्प घर का जो नजारा है, क्योंकि पहली बात तो ये जानकारी दे दूं टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये जीत का जो आंकड़ा था वो पार करने के बाद ही जानकारी है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये घर का नजारा है। ये देखिए पहले ही लग गया है अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये मणिपुर के ट्राइबल्स हैं। इसके पीछे जो महिलाएं खड़ी हैं वो उनके गांव की है जो संथाल डांस कर रही थी। तो अलग अलग जगह से इससे पहले नागालैंड की महिलाएं और पुरुष आए थे। तो घर पर जो माहौल है, क्योंकि ये पहला मौका है जब ट्राइबल्स जिन्हें लगता था कि वो शायद सबसे अलग है, सबसे पिछड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए एक आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बन रहा है। तो खास मौके पर खास जश्न की तैयारी है इनके घर पर। चारों तरफ यहाँ पर जो बड़े नेता हैं वो भी है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ मौजूद हैं, जी किशन रेड्डी। और एक सबसे बड़ी बात तो जो क्रॉस वोटिंग के पीछे एक वजह ये भी है कि जिस तरह से नामांकन के बाद जो अलग अलग राज्यों में इन लोगों ने जाकर कैंपेन किया, उस दौरान जो बीजेपी और एनडीए के लोगों ने को नहीं बल्कि अपोजिशन के नेताओं को भी अप्रोच किया। दूसरी तरफ अगर ममता की बात करें या फिर अपोजिशन की बात करें तो ममता ने भले ही यशवंत सिन्हा का नाम किया हो, लेकिन खुद ममता ने कहीं पर भी अप्रोच नहीं किया कि यशवंत सिन्हा को समर्थन मिल सके। तो ये एक बड़ी वजह रही कि जो तमाम लोग थे, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया और तरह का माहौल अपोजिशन बनाना चाह रहा था वो नहीं बना, क्योंकि खुद अपोजिशन के नेताओं ने अपने जो चुने हुए प्रत्याशी थे यशवंत सिन्हा के पक्ष में कैंपेन उस तरह से नहीं किया। तो ये खास मौका है, खास जश्न का। देखिए मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा पूरे घर पे जो ट्राइबल्स लोग हैं वो अलग अलग प्रदेश से आए हुए, और उनके चेहरों पर वो चमक दिखेगी जब उनको लग रहा है कि वो भी एक सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं। उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। वहां पर प्रधानमंत्री के आने का पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर। और यशवंत सिन्हा जी जो प्रतिद्वंदी थे द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ, उन्होंने भी बधाई दी है द्रौपदी मुर्मू जी को। तो कहीं भी कोई किसी के मन में शक या शुभा नहीं था कि ऐसा ही रिजल्ट आना था। लेकिन अगर देश की राजनीति समझनी है तो इन नंबरों का एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा जब नंबर आ जाएंगे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग कितनी हुई, विपक्ष के खेमे में कितनी सेंध लगी, इस नंबर पर सबकी दिलचस्पी होगी और सबकी नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले कि हम ये एनालिसिस करें, मैं नैना के पास जाना चाहती हूं। नैना हमारे साथ जुड़ रही हैं। नैना यादव मयूरभंज द्रौपदी मुर्मू जी के गांव से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। नैना जी, आप पिछले 2 दिनों से वहां उनके परिवार के सदस्यों से, गांव वालों से सबसे बातचीत कर रही हैं। क्या कहना है उनका? उनके चेहरे की और उनकी आंखों की चमक आज नहीं होगी। बिल्कुल नाविका जी, सबसे खास बात यह कि मयूरभंज का रायरंगपुरा जहां की रहने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू, रायरंगपुरा से रायसीना हिल तक का जो सफर है वो द्रौपदी मुर्मू ने तय किया। और मेरे साथ में इसी गांव की और उन्हीं के आसपास महिलाएं हैं। बतौर महिला मैं जरूर पूछना चाहूंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगी, क्योंकि सुनिश्चित की जा चुकी है अब जीत द्रौपदी मुर्मू की। जी हम बहुत खुश हैं। आज तो जैसे लग रहा है कि दिवाली से भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। हाँ, आज तो आप लोगों ने होली भी मना ली, दिवाली भी मना ली, दिवाली भी मना ली। हाँ। और ये मनाते ही रहेंगे अभी 5 साल तक। 5 मिनट, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी नैना, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर से, जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं और उनके साथ सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे जो ओडिशा से हैं और साथ में चल रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीधा अंदर जा रहे हैं। तावड़े साहब भी हैं, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी में, और यहां मुर्मू जी के घर पे पहुंचे हैं और सब लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर, जो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। और एक महिला जिन्होंने ब्लॉक लेवल की राजनीति से लेकर राष्ट्रपति के लेवल तक का पूरा सफर तय किया है। उनके जीवन की कितनी कठिनाइयां थी वो आज शायद सब लोग जानते हैं। उनकी तस्वीरें नैना ने हमें दिखाई थी जब वो
उनके जो कॉलेज के दिनों से और उनके बचपन के दिनों से हमने सब वो तस्वीरें देखी है। लेकिन जाऊंगी इस वक्त मेरे सहयोगी रविकांत जो द्रौपदी मुर्मू जी के घर के अंदर है। रविकांत जी, आपकी द्रौपदी मुर्मू जी से कुछ बात हुई? इस वक्त क्या चल रहा होगा उनके मन में? देखिए नाविका जी, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये के अंदर ही मंच सजा हुआ है और यहाँ पर एक कुर्सी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री लगभग 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही पूरी कैबिनेट जो है वो यहाँ पर आकर द्रौपदी मुर्मू को एक तरीके से धन्यवाद अदा करेगी और उसके बाद वो जो गणमान्य लोग हैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगी। और ये बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं, अभिनंदन नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि उड़ीसा से जो परंपरागत तरीके का नृत्य है, जो कलाकार हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। ये 4 नंबर बंगला है जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अस्थायी रूप से अलॉट किया गया था। और हम देख रहे हैं कि 3 बजे से ही भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री जो इलेक्शन मैनेजमेंट टीम में थे, राष्ट्रपति के लिए जो एक टीम बनाई गई थी चुनाव के लिए, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, धर्मेंद्र प्रधान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और इसके साथ ही जो संगठन के लोग हैं वो नाविका जी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी इस मौके को इस रूप में सेलिब्रेट करना चाहती है कि उन्होंने एक तरीके से इतिहास रचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम अंत्योदय की परिकल्पना पर काम करते हैं, यानी अंतिम पायदान पर जो खड़ा होता है उसको भी पार्टी में जगह मिलती है। और एक आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रही है। यही बीजेपी आज कह रही है कि दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनसे पूछताछ हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि एजेंसियां पूछताछ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम जो है एक ऐसी महिला को ऐसे पद पर पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं जो जिनका सामाजिक जो जीवन रहा है वो संघर्ष से भरा रहा है। तो पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बस नाविका जी, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। और इस वक्त जिस पंडाल में मैं हूं वहीं पर ये मंच सजा है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पर बताया यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त इंतजार प्रधानमंत्री का है और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, और हम आपके पास लौट कर आएंगे देखने के लिए वो दृश्य जब प्रधानमंत्री बधाई देंगे देश की 15वीं राष्ट्रपति, जो एक आदिवासी महिला हैं और जिन्होंने जिंदगी के बहुत कठिन रास्तों से गुजरकर आज ये मंजिल तक अपना सफर तय किया है। दर्शकों, ये नतीजा ऐसा है जिसकी एनालिसिस जरूर करी जानी चाहिए, और एनालिसिस करने पर पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू हर सेगमेंट में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा पर भारी पड़ी हैं। सांसदों के वोट के नंबर आ गए हैं, उसमें 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा अगर आप राज्य के तरीकों से देखें तो राज्यों में भी क्रॉस वोटिंग बहुत सारी हुई है। कौन कौन से विपक्ष में किसने राष्ट्रपति पद पर मोदी के कैंडिडेट के लिए चुनकर किया है, ये अब सारे नंबर मैं आपको दिखा चुकी हूं और ये नंबर आपके स्क्रीन पर इस वक्त भी चल रहे हैं। ये नंबर देखिए क्रॉस वोटिंग के। कई लोगों के मन में ये सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव का बड़ा असर 2024 पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो क्रॉस वोटिंग के नंबर है देश की आगे की राजनीति तय करेगा। इसमें अगर मैं बताऊं, मोदी शाह की जोड़ी ने मुर्मू को लेकर एक तीर से 3 पॉलिटिकल निशाने साधे हैं। सबसे पहले द्रौपदी जो जिस समुदाय से आती है उसकी कुल जनसंख्या देश में 10-10.5 करोड़ के करीब है। मैं अनुसूचित जनजाति की बात कर रही हूं और इस वर्ग के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 47 हैं। और इसको अगर आप देखें ध्यान से तो करीब 100 लोकसभा सीटों पर इनका सीधा इफेक्ट पड़ता है और अनुसूचित जातियों का। तो 2024 में 100 सीटों पर क्या राष्ट्रपति चुनाव का असर पड़ेगा?
हालांकि इसमें ज्यादातर सीटें फिलहाल बीजेपी के पास ही हैं, लेकिन तीसरी बार अगर बीजेपी एक नई वजह से इन सीटों को रिटेन करती है तो रिजल्ट क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि राष्ट्रपति चुनाव का जो ये बड़ा असर है ये कहां तक जाएगा। तो आइए अब पब्लिक के सवाल क्या होंगे वो सुन लेते हैं। क्या राष्ट्रपति चुनाव में मोदी की रणनीति में फंस गया है विपक्ष? सवाल नंबर 2, मोदी सपोर्ट और मोदी विरोध की राजनीति का अनुपात 62 वर्सेस 38 का होना था, लेकिन इस वक्त जो नंबर आ रहे हैं ये 62% से बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव में जीत मोदी की 2024 में फिर मोदी ही बनेंगे पीएम, इसका कोई अंदेशा है? और क्या विपक्ष के पास मोदी को रोकने के लिए कोई प्लान है? क्योंकि उनका हर प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। यही है पब्लिक के सवाल। और आइए मैं ये सवाल उठाऊंगी आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे। हमारे साथ है जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रवक्ता भी हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हैं। आशुतोष जी सीनियर जर्नलिस्ट है। आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर शशि पांजा तृणमूल कांग्रेस की मिनिस्टर है राज्य की, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट है। डॉक्टर शशि पांजा, मेरा पहला सवाल आपसे, और मैं पूछना चाहती हूं कि मुर्मू जी का चुनाव, उनके बनाम यशवंत सिन्हा को खड़ा करना, क्या ऑपोजिशन की यूनिटी ही नहीं, ऑपोजिशन की पूरी स्ट्रैटेजी को आज परास्त कर दिया मोदी की इस रणनीतिक डिसीजन ने? यहाँ पे और भी जो महत्वपूर्ण वो बात है, और वो है कि ऑपोजिशन के अधिकार, अर्थात ऑपोजिशन पार्टियां मिलके जब एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उनकी अधिकार है कि वो भी अपने प्रत्याशी को खड़ा करें। पहले से ही मूल्यांकन हो रहा था, आपने जैसे कहा 62-38, और वो अब और मूल्यांकन होगी जब रिजल्ट निकल रही है कि ये 70%। पहले तो उनको जरूर बधाई देना है। सचमुच में हम लोग बहुत खुश हैं कि देश को पहला एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति मिल रही है। हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं ये ऑप्टिक्स या टोकनिज्म वहीं तक ना रुक जाए। और रही बात प्रत्याशी, यशवंत सिन्हा जी ने अभी ट्वीट भी किया है कि वो भी उनको बधाई देते, अभिनंदन देते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वो काम करे, संविधान की रक्षा करे, बिना किसी डर और बिना किसी एहसान के। और हम लोग भी यही चाहते हैं, क्योंकि देश की परिस्थिति तो सही नहीं है। सही माने में हमारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन, आपने जैसे कहा ऑलमोस्ट 9%, 10.42 करोड़ जो है, केवल हम लोग एक राष्ट्रपति बनी है महिला, वहां तक ना रुके। क्योंकि दुख की बात है कि कल भी हम लोग को देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जो दलित हैं, और वो रिजाइन किए हैं, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी, और वो एक चिट्ठी लिखने वाले हैं देश के गृह मंत्री को, या लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये लिखना चाहते हैं कि मैं दलित हूं, इसके लिए मुझे जो है ये सम्मान नहीं मिल रहा है। ये भी बहुत दुख और पीड़ा देती है। ये भी दुख और पीड़ा देती है कि आज नहीं, दुख और पीड़ा राजनीति चलती रहती है। लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव जी, द्रौपदी मुर्मू को जीतना था, ये तो पहले ही नंबर से तय था। जिस तरह के बीजेपी के एमएलएज और एमपीज थे संसद में भी और तमाम स्टेट की असेंबलीज में। लेकिन सवाल आज ये उठता है कि आज ही राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आ रहा है जिसमें ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी नई राष्ट्रपति चुनाव के बाद बन चुकी हैं। अभी औपचारिकता अनाउंसमेंट की बाकी है, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट तो आ गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों की गिनती अभी बाकी है। लेकिन मेजॉरिटी 50% से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू जी के फेवर में है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के, और वहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनका स्वागत किया और रिसीव किया उन्हें द्रौपदी मुर्मू जी के घर में। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त ना सिर्फ एक बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, यानी कि हम सब के लिए इस वक्त एक ऐसी घड़ी है जिसमें हम अपनी देश पर और देश की राष्ट्रपति बनने वाली आदिवासी महिला पर फख्र कर सके। और प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर के अंदर उन्हें बधाई देने के लिए। और ये तस्वीरें सबसे पहले हमने आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाई। अंदर ये तस्वीरें आ रही हैं मुर्मू जी को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितनी जद्दोजहद के बाद ये महिला यहां तक पहुंची हैं कि देश की राष्ट्रपति उन्हें चुनाव में जीत चुकी हैं, और बीजेपी की रणनीति और नियति दोनों इस वक्त सामने आई हैं और बीजेपी ने देश के सामने एक उदाहरण दिखाया है। तमाम विपक्ष के लीडरों ने सवाल भी उठाए हैं कि क्या राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर सिर्फ एक सिंबलिज्म, टोकनिज्म किया है, सिर्फ एक दृश्य दिखाया है। तो जीवीएल नरसिम्हा राव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये टोकनिज्म है या आदिवासी महिला एम्पावर्ड महिला भी होगी और आदिवासी वर्ग के लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगी अपने कार्यकाल में? ये सवाल है विपक्ष का जिसका जवाब आपको देना चाहिए। नमस्कार नाविका जी, आपको, दर्शकों को, सभी को नमस्कार, और सभी देशवासियों को, टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हम एक आदिवासी समुदाय से, गरीब तबके से एक महिला को देश के राष्ट्रपति रूप में चुने हैं, जिनकी काबिलियत पर कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकता है। उनका जीवन सभी गरीब के लिए, देश के पिछड़े वर्ग के लिए, देश के आदिवासी के लिए एक प्रेरणादायी हो सकता है। ऐसे एक महिला को चुनकर ये केवल सिंबलिज्म, टोकनिज्म जो कहते हैं ना, तो 75 साल क्यों नहीं कर सके? क्यों आप केवल राजनीतिक कारणों से अपने राजनीतिक साथियों को बनाया? कई बार मैं किसी पूर्व राष्ट्रपति के प्रति, सबके प्रति सम्मान है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये केवल राजनीतिक नारा नहीं, ये हमारे लिए एक मूल मंत्र है, लोकतंत्र के मंत्र है। ये मोदी जी ने साबित किया है, भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक है। क्या देश के राष्ट्रपति को भी कम आंकने की कोई साहस कर रहा है यहां? दूसरी तरफ पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल है, अन्य कई दलों हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को बनाइए। किसी आदिवासी को, किसी गैर आपके परिवार के किसी को अपने पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रपति को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे ये साहस भरा निर्णय करती है, ऐसे सामाजिक न्याय देने वाली निर्णय करती है। इसको कम आंकने से, आपके बयान से कोई उनकी जो बहुत सही, कम नहीं होता। बहुत सही मुद्दा उठाया है, और मैं अजय वर्मा जी से इसका जवाब चाहती हूं। मैं अजय वर्मा जी, जो लोग कहते हैं ये टोकनिज्म है, ऑप्टिक्स है, मैं सवाल पूछना चाहती हूं। आप तो अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी को नहीं बना सकते, देश के राष्ट्रपति को तो बनाना अलग बात है। मैं पूछना चाहती हूं, सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि ऑपोजिशन एकजुट हो नहीं सकता। आज ममता बनर्जी ने कह दिया है राष्ट्रपति का चुनाव तो हो गया, मैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी कांग्रेस के कैंडिडेट का कोई साथ नहीं देने वाली। उधर अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं ये तो पॉलिटिकल फ्रॉड है। ये कैसे ऑपोजिशन यूनिटी हो सकती है? और क्या विपक्ष सिवाय अपने किसी और के बारे में नहीं सोच सकता? आप ममता बनर्जी के साथ भी
संबंध ठीक नहीं रख सकते, आप मोदी जी को भी गाली गलौज करते रहते हैं, तो ये कांग्रेस का रवैया है क्या राजनीति में? देखिए नाविका जी, द्रौपदी मुर्मू जी को मोदी साहब लेके आए, और लेकिन जो उनका आज तक कांग्रेस ने देश की आज़ादी के बाद जितने राष्ट्र, पहले तो आप कह रही थी ना अध्यक्ष नहीं बना सकते घर से, आपने देखा होगा कि हमारी कांग्रेस में अब तक 60 अध्यक्ष बने हैं, जिसमें से 5 केवल गांधी परिवार के बने हैं। 60 में से अगर देखा जाए तो उसका परसेंटेज, वो भी अपनी योग्यता के आधार पर बने हैं, ना कि किसी के रहमो करम पर बने हैं। मोदी साहब राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर महिला तो पहले भी कांग्रेस ने प्रतिभा पाटिल जी को बनाया था। असल मायनों में राष्ट्रपति बनाना, हम इनको बधाई देते हैं हमारी तरफ से, द्रौपदी मुर्मू मैम को और हमारी पार्टी की तरफ से बधाई की, चूंकि ये तो पहले से ही तय था, रिजल्ट तो चिरपरिचित था। वो तो उनको ये देखना था कि किस तरह से महाराष्ट्र में, किस तरह से झारखंड में, किस तरह से गोवा में अपने विशेष सरकारी दूतों को भेजकर उसकी परसेंटेज बढ़ाने का जो सिस्टम था, और वो वही किया कि 38 अब आपने कहा ना 38-62, अब ये आकलन दूसरा आ जाएगा, क्योंकि इनके विशेष दूत जागृत हो जाते हैं हर चुनाव पर, चाहे वो 72 हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और मार्जिन तो हम कह रहे हैं। मार्जिन जो है वो बढ़ने वाला है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे अब आप कहिए, अब ये भी कहिए कि आप एजेंसीज ने करवाया है। नहीं, मैं तो बोलिए, डराइए, डरा धमकाती है, पैसे से जागृत हो जाते हैं, वो हर जगह बोलिए, देखा आपका तो ये स्टैंडर्ड है ना? जी नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। अब आपने एक सवाल पूछा, वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनने से कोई रोक पाएगा, क्या उसी की रणनीति है? हाँ, मैं ये बता रहा हूं कि ये आदिवासी वाला जो कार्ड कहते हैं ना, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, पत्रकार, देश के चैनल, बहुत से लोग, कि भाई ये उसका है, अच्छी बात है, रणनीति है, लेकिन अब एक संविधान संसद में पास कर देना, पार्लियामेंट का रेनी सेशन चल रहा है, इसमें एक संविधान कर दीजिए कि जनता का अरबों रुपए का टैक्स का पैसा जो चुनावों में आप खर्च करते हैं उसको के आदिवासी समुदाय के लिए कर दीजिए, और 2024 में चुनाव ना करके मोदी जी को ऐसे ही प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए। ये एक संसद में पास कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जब भी कोई संसद में कानून पास होता है तो सरकार अपने तरीके से उसको किस तरह से पास करती है, पिछले 8 सालों में देखा गया है। तो एक सुझाव हमारी तरफ से है और पार्टी की तरफ से है कि इसे माना जाए कि कोई चुनाव ना करे, जो अरबों रुपया वो पैसा चुनाव में और इसमें खर्च होता है वो आदिवासी के कल्याण के लिए उसमें लगा दें, चूंकि अभी खाली प्रधान राष्ट्रपति। आप कम से कम यंग इंडियंस और एसोसिएटेड जर्नल्स के जो पैसे हैं वो दे दीजिए ना देश कल्याण के लिए, वो भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं पहल। एडिटर इन चीफ महोदया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों, को बताना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज अक्रॉस पार्टी लाइंस हु हैव सपोर्टेड द कैंडिडेचर ऑफ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। हर रिकॉर्ड विक्ट्री ऑगर्स वेल फॉर आवर डेमोक्रेसी। यानी कि जिन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने और एमएलएज ने पार्टी के बारे में ना सोचकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है, उनका मैं स्वागत करता हूं, और ये लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है। मैं पूछना चाहती हूं शशि पांजा जी, आशुतोष जी आ रही हूं आपके पास, पर शशि पांजा जी, ये बड़ा सीधा, बहुत सीधा सा मैसेज है कि कई पार्टियों ने व्हिप भी जारी किया था, अपने एमएलएज को बोला भी था, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं पूछना चाह रही हूं, जब आज ममता बनर्जी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति को भी वो सपोर्ट नहीं करेंगी, तो अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है कि ममता बनर्जी पॉलिटिकल फ्रॉड हैं, लायर हैं, ये सब कहा है, झूठी हैं, ये अनुवाद है उसका। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस समझा रही है देश के लोगों को? ये देखिए, पहले तो ये बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं उन बातों या उनकी जो लैंग्वेज है उस पर तो जरूर आपत्ति है, इस तरीके से तो कोई नहीं बोलता है। दूसरी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट वाली जो बात है, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 21 जुलाई का हमारा जो समावेश है, आज उस खत्म होने के बाद ममता बनर्जी अपनी एमपीओ के साथ बैठी थी और अधिकतर एमपीओ ने यही बात कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए के जो कैंडिडेट है जगदीप धनखड़ जी, उनका जिस तरीके से बंगाल में जो रवैया था
वो सारे भारतवर्ष को मालूम है, और वो कहीं ना कहीं बंगाल अपमानित हुई है और हमारी मुख्यमंत्री भी अपमानित है। तो एमपी हमारे जो सांसद हैं, जो राज्यसभा के हों या लोकसभा के, उनका ये विचार था कि जगदीश एनडीए की जो कैंडिडेट हैं उनको ना सपोर्ट किया जाए। और दूसरी बात ये रही कि जिस तरीके से जो ऑपोजिशन प्लेटफॉर्म बहुत जल्दबाज में उन्होंने मीटिंग बुलाया, जो प्रोसीडियर थी उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी नजरअंदाज हो गई, और इस वजह से जो प्रार्थी प्रत्याशी भी ठीक है, उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। हम लोग यहाँ प्रार्थी की, आप समझ लीजिए, कभी भी हम लोग ये प्रेसिडेंट पोल हो या वाइस प्रेसिडेंट पोल हो, कभी हम लोग कैंडिडेट के विरुद्ध में कुछ कहना नहीं चाहते। हमें ये रवैया पसंद नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग वोट देने से, जो किसको कहते हैं, अब्सटेन करें। तो आशुतोष वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूँ, शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम यशवंत सिन्हा जी को कैसे सपोर्ट करें, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी मेरी ने बात तो सुनाई गई? क्या क्या नहीं कहा है मुलायम सिंह जी। हाँ, पूरी सुनाई दी, बिल्कुल पूरी बात आपकी सुनाई, मैंने भी सुनी और दर्शकों ने भी से, पूरे देश ने सुनी, 6 करोड़ हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने भी सुनी आपकी बात। आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि शिवपाल यादव जी ने याद भी दिलाया कि क्या क्या कहा है यशवंत सिन्हा जी ने, स्पाई तक कह दिया उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को, क्या क्या नहीं कहा, और ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो तमाम अखबारों में और सोशल मीडिया में चल रहे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव जी ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया। क्या ये बैंक्रप्सी है ऑपोजिशन की कि बीजेपी के फॉर्मर नेता को आप वोट दे रहे हैं, आपके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं है जिस पे सहमति बन सके? धन्यवाद नविका जी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ, मेरी तरफ से देश की द्वितीय महिला और पहली आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस देश की राष्ट्रपति बनी है और सर्वोच्च स्थान पर बैठी हुई। अब वो हम सबकी महामहिम है, हम सबकी राष्ट्रपति हैं। देखिए, जहां तक आपने बोला कि क्या आपको कैंडिडेट नहीं मिला, तो ये बात अपोजिशन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए, जिसमें उनके 40 से ज्यादा प्रतिशत कांग्रेस के बुलाए हुए नेता और राज्यमंत्री और मंत्री इस समय कैबिनेट में बैठे हुए। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने विपक्ष के साथ में विपक्ष के कैंडिडेट को मजबूत किया, और ये एक विचारधारा की लड़ाई है, हम पहले भी बोल चुके हैं। हार और जीत के डर से अगर हम अपनी विचारधारा को छोड़ दें तो फिर ये विचारधारा खत्म हो जाएगी। तीसरी बात जो आपने एनालिसिस की, क्या ये 2024 की बात है? नहीं, तो विचारधारा नहीं, आपकी विचारधारा है क्या? आपकी विचारधारा है क्या? आदिवासियों के खिलाफ खड़ा होना, आपकी विचारधारा महिलाओं के खिलाफ खड़ा होना, आपकी विचारधारा है क्या? मुझे ये तो समझा दीजिए, दर्शक समझना चाहते हैं। विचारधारा आदिवासियों के खिलाफ नहीं है। विचारधारा जब होती है वो एक विपक्ष को मजबूत करती है। पिछले 40-50 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई बार अच्छे राष्ट्रपतियों के खिलाफ अपने कैंडिडेट दिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उनके विरोध में थे। विपक्ष, लोकतंत्र की खूबी यही है कि पक्ष और विपक्ष साथ में रहता है, और हमने तो कभी उनका विरोध नहीं किया। ये व्यक्ति की लड़ाई रही नहीं गई, ये विचारधारा की लड़ाई है। और यहाँ पर उनके काम की बात नहीं है, पब्लिक आइडेंटिटी आदिवासी महिला को बना के चुनाव लड़ाया गया है, और ये सब लोग जानते हैं। जहां तक 2024 की बात होती है तो मुझे लगता है ये एनालिसिस कई तरीके से फेल होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो इसके पहले जब कभी भी राष्ट्रपति चुनाव होता तो उसका अगला चुनाव वो सरकारें जीत जाती, जो कि हमने हाल ही में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो उनके खिलाफ पीए संगमा जी लड़ रहे थे, जो एनडीए समर्थित थे 2012 के चुनाव में, और प्रणब मुखर्जी 7,13,000 वोट पाए और प्रणब मुखर्जी पीए संगमा आधा भी वोट नहीं पाए थे, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ठीक इसी तरीके से के.आर. नारायण जी के सरकार के समय में, जब टी सेशन के समय था, 98 में वाजपेयी जी की सरकार आ गई। तो एनालिसिस, क्योंकि आपको आज सुविधा लग रही है तो बीजेपी को ये एनालिसिस दिख रही है, असल में ये एनालिसिस हो नहीं सकती। एक अच्छा कैंडिडेट है जिसको सब लोग ने पार्टी लाइन से बाहर जाके सपोर्ट किया, इसकी शुभकामनाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी विपक्ष के कैंडिडेट को अपनी तरीके से बैक करती है और उसके साथ खड़ी हुई।
जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? आपका कैंडिडेट तो अच्छा था, पर इनकी विचारधारा इनको इजाजत नहीं देती कि ये कहीं भी आपको सपोर्ट कर ले। इसके लिए चाहे आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनने की हकदार भी थी और जीतने भी वाली थी, तभी भी ये आपके खिलाफ खड़े हुए। ये समाजवादी पार्टी और कुछ दल जो ऐसे सुविधाजनक विश्लेषण दे करके हमारे कैंडिडेट को द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन नहीं किया है, उनका असली चाल चरित्र देश के सामने आज एक्सपोज हो चुका है। ये कहते हैं हम गरीब के साथ हैं, लेकिन इनका साथ रहा है कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, या केवल गरीब वोट बटोरने के लिए उनको गरीब की याद आती है। और ये गरीब महिला को, एक ट्राइब आदिवासी महिला को हमने उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति चुनाव केवल दलगत राजनीति के लिए नहीं है। ये राष्ट्रपति के चुनाव आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मैसेज में वोट दे सकते थे। आपके पार्टी बिल्कुल, लेकिन ऊपर उठने की कोई राजनीति इस देश में वापस रह गई है, ये सबसे सवाल है। लेकिन मैं दो पत्रकारों के बीच में जाना चाहती हूं, क्योंकि पत्रकार हमेशा जिसको कहते हैं एक मौलिक अधिकार रखते हैं एनालिसिस का। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, क्या इस राष्ट्रपति चुनाव का 2024 के चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर कोई असर होगा? और क्या ऑपोजिशन यूनिटी जो है उसका नजारा अब देश के सामने एक बार फिर आ गया है, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं खड़ा और जो क्रॉस वोटिंग हुई वो अलग। 2024 पर इसका क्या असर होगा? नविका, 2024 के बारे में बातचीत तो बाद में की जाएगी, लेकिन जो ये राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसमें विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए कि क्या उनके पास कोई थिंकिंग थी, क्या उनके पास कोई स्ट्रेटेजी थी, क्या कोई रणनीति उन्होंने बनाई थी क्या, कि हमको किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है। जब देश में पहली बार एक आदिवासी या ट्राइबल महिला को अगर उम्मीदवार बनाया गया था, तो मेरे ख्याल से पूरे विपक्ष को कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करना चाहिए था और सामूहिक रूप से सर्वानुमति से उनको अपना राष्ट्रपति घोषित कर देना चाहिए था या उनके पक्ष में वोट देना चाहिए था। यह देश के लिए गौरव की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद एक आदिवासी समाज की एक महिला, एक गरीब समाज की महिला आज देश की राष्ट्रपति बनी है। इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता अगर विपक्ष उनको सर्वानुमति से कैंडिडेट मान लेता या उनको राष्ट्रपति मान लेता। लेकिन स्थिति क्या है आज की तारीख में? आज की तारीख में स्थिति क्या? विपक्ष के पास अगर आप देखिए, जो जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के मसले पर ममता बनर्जी ने रवैया अख्तियार किया, क्या किसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने फैसला किया? क्या किसी मुद्दे के आधार पर उन्होंने फैसला किया है कि नहीं, हमको उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम कांग्रेस के कैंडिडेट का हम वोट नहीं देंगे? सिर्फ इस आधार पर फैसला किया है, अहम के आधार पे, ईगो के आधार पे। ये जो ईगो है विपक्षी नेताओं में, ये हमारे देश की विपक्ष को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और ममता बनर्जी को अपने सोचना चाहिए कि वो ईगो की राजनीति करना चाहती हैं, विपक्ष के नेता ईगो की राजनीति करना चाहते हैं, या विचारधारा की राजनीति करना चाहते हैं, या देश के हित में राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर शशि पांजा, मैं आपसे ये सवाल का जवाब जरूर लूंगी, पर इससे पहले कि मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊं, हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू जी के भाई साहब तारिणी सेन कुंडू जुड़ रहे हैं उनके गांव से। तारिणी सेन जी, बहुत बहुत बधाई। द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं देश की राष्ट्रपति, औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन वोट 50% से ज्यादा हो गए हैं। आज क्या माहौल है आपके गांव का, और कभी सोचा था कि ये दिन आएगा? और कुछ बताइए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। नहीं, कभी तो हम लोग नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा करके, लेकिन जब उस चुनाव का उसका नाम आया तभी से हम लोग सोचने लगे कि द्रौपदी जीतेगा करके, और जीता भी अभी। इसीलिए हम लोग बहुत खुश नजर, यहाँ भी माहौल बहुत खुश नजर है। यहाँ डांस, ट्रेडिशनल डांस वगैरह हो रहा, मिठाई उठाई बांटा जा रहा, और उससे खुशी बात किया। हम लोग तो बहुत खुशी है। मेरे को तो मतलब उसका भैया का चलते मैं बहुत खुश नसीब वाला आदमी करके मैं तो सोच के बहुत खुश में हूँ।
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी आखिरी बार कब बात हुई मुर्मू जी से? वो 3 रोज का पहले बात हुए थे हमसे। मतलब वो सवेरे फोन किया था करीब 7:30 बजे। हमारा तबीयत भी थोड़ा कभी कभी खराब रहता है, इसीलिए तबीयत का बारे में पूछा था हमको कैसे हो करके। मैं अच्छा हूँ करके मैं उनसे जवाब दिया था। और अभी कब मिलेंगे आप उनसे? आप दिल्ली आएंगे? जी मैं दिल्ली आऊंगा। अभी तो चुनाव जीत गया, टिकट भी कर चुका हूँ 23 तारीख के। मैं, मेरे वाइफ और मैं और एक लड़का बादाम पहाड़ की मुना प्रतिहर करके, उन तीनों आदमी हम लोग आ रहे हैं 23 तारीख को। तारिणी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति की स्वेरिंग इन सेरेमनी पर, आपके लिए और पूरे गांव के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है। आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं और देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपने तारिणी जी को सुना, मुर्मू जी के भाई हैं, कितने साधारण, कितने ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आते हैं। विपक्ष ने इस कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। जो बात आशुतोष ने की, क्या विपक्ष की कोई स्ट्रैटेजी है, कोई विचारधारा है? और इस तरह की महिला को सपोर्ट ना करना राजनीति में भी उनको कहीं ना कहीं क्या खामियाजा होगा 2024 के चुनाव में? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष की रणनीति पर जो कुछ आशुतोष जी ने बोला है, शब्दशः वही मेरे विचार है। उसमें जरा सा भी इफ बट की गुंजाइश नहीं है। और मैं उसको और थोड़ा सा आगे विस्तार देता हूं कि विपक्ष दैव योग की कुछ आशा कर रहा है कि कुछ मोदी युग खत्म हो जाएगा राजनीति का, हम अचानक आ जाएंगे सत्ता में। वो कुछ कर वर नहीं रहा है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, तो मैं आज कहूं कि मैंने जितने बड़े लोगों के इस देश की, जिसको हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हो कि देश उनके सपनों का भारत बन जाए, तो महात्मा गांधी का वो जो मैं कहता हूं कि वो ताबीज, वो कहते हैं। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। अभी द्रौपदी मुर्मू जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ बाहर आई, खड़े हुए सामान्य लोगों से उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन किया और लोगों ने भी उनका अभिनंदन किया। और जेपी नड्डा जी, बीजेपी के अध्यक्ष, भी वहां पर उनके साथ थे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू जी के घर से निकल रहे हैं, तांता बंधा हुआ है। और पहले द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बाहर आए और खड़े हुए लोगों ने उनका अभिनंदन किया और ये अभिनंदन स्वीकार किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। और अब प्रधानमंत्री वहां से उनके घर से प्रस्थान कर रहे हैं। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ये एक ऐसी घड़ी है, ये एक ऐसा पल है जो राजनीति में शायद एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, बीजेपी की राजनीति और इस दौर की राजनीति। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप बखूबी समझा रहे थे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो इस वक्त की राजनीतिक दौर में शायद इसका असर आगे आने वाले समय में नजर आएगा। निश्चित तौर पर नाविका जी, और मैं कह रहा हूं कि इस देश की जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने भारत को कभी देखा होगा कि सपने में भारत कुछ इस तरह का दिखे, आज वो दिन है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको कभी संशय हो कि क्या करना है, तो कतार में खड़े आखिरी आदमी का चेहरा ध्यान करो, ठीक हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय की बात करते थे, वो भी वहीं ले जाते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे वंचित शोषित, और वो भी वहीं ले जाकर खड़ा करते थे। कमाल की बात यह कि इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए ये काम बरसों से कर रहा था। मैं आपको बताऊं, ढेर सारे आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अहर्निश इस काम को कर रहा था। और वहीं दूसरा क्या काम हो रहा था, जल जंगल जमीन की बात करके आदिवासियों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई जा रही थी। ये मैं
बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, एक तरफ नक्सली बनाने की कोशिश थी, एक तरफ उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलता है, पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, तो तुरंत आदिवासी महिला, उससे पहले दलित व्यक्ति, और आप इसको कहेंगे, हो सकता है कई लोग इससे इत्तेफाक न रखें, मैं उत्तर प्रदेश का होने के नाते और वहां बहुत जमीनी तौर पर देखने के नाते ये मानता हूं कि राष्ट्रपति जब रायसीना पहाड़ी पर रामनाथ कोविंद बन के बैठे तो देश में जो दलितों के नाम पर टोकनिज्म वाली पॉलिटिक्स थी वो उनके यहां हाथ से खिसक गई, भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। आज ये डिफाइनिंग मोमेंट है जब द्रौपदी मुर्मू जी रायसीना पहाड़ी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। यकीन मानिए, मैं बहुत दावे पर हाथ खड़े हो रहे हैं कि ये बिल्कुल उधर जाए। पैनल पर हाथ खड़े हो रहे हैं। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं, लेकिन महिला एक ही है मेरे अलावा इस पैनल पर, तो डॉक्टर शशि पांजा को पहले आमंत्रित करूंगी, वो कहें, क्योंकि उन्होंने पहले भी हाथ उठाया था। तो डॉक्टर शशि पांजा, क्या पहला सवाल कि ईगो की राजनीति होगी, और दूसरा सवाल, क्या वंचित शोषित को पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं विपक्ष ने गलती की? पहले तो ये जो तोहमत थी आशुतोष जी और एक जिन इंद्रवदन जी, ये तोहमत गलत है। अगर आप ये सोचे कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट किए, इस वजह से हमारी ईगो वाली बात है, ये ऑपोजिशन यूनिटी पे ये प्रभाव होगा, ये गलत है। देखिए, हम लोग आदर्शों के खातिर कहीं कहीं डिफरेंसेस कई लोगों से कई पार्टियों के संग आ सकते हैं, इसका ये माने नहीं है ऑपोजिशन यूनिटी पर ये प्रभाव पड़ेगा। ये एनालिसिस गलत रहे। दूसरी बात, हमारी नेत्री ममता बनर्जी वो भी ट्वीट कर चुके हैं और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है कि हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंशियल इलेक्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। और हम लोग चाहते हैं, ये इंग्लिश में तो मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ लेती हूँ, द कंट्री विल सिंसियरली लुक अप टू यू एज द हेड ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द आइडियल्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बी द कस्टोडियन ऑफ अ डेमोक्रेसी, स्पेशली व्हेन द नेशन इज प्लेग्ड विद सो मेनी डिसेंशंस। मैं सिर्फ एक आंकड़ा देखना चाहती हूँ नाविका जी, क्योंकि और सभी बोलेंगे, कि एक जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें एवरी सेकेंड पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिमेन्स मल्टी डायमेंशनली पुअर। जो आप इतने प्रशंसा कर रहे थे RSS, बिल्कुल जवाब दीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी। नहीं, जवाब उन्हीं को देना है जब वो खुद कह रही है कि ट्राइबल आदिवासी जनता बहुत ही डिप्राइव्ड है, गरीबी ज़्यादा है, उनमें मल्टी डायमेंशनल बहुमुख गरीबी है उनके अंदर। तो जब हम ऐसे उम्मीदवार को लाए हैं तो क्यों तृणमूल कांग्रेस ने कम से कम बाकी अपोजिशन को ये नहीं कह सकी? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी अभी उम्मीदवार बनी है, इसलिए हम यशवंत सिन्हा को पीछे कर लेते हैं, ये निर्णय कर सकते थे, बट लेकिन आपने नहीं किया है। तो इसलिए क्योंकि ये कहना आदिवासी के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की कोई संवेदना नहीं है, न कांग्रेस की है न सपा की है। ये देश के आदिवासियों को आपने एक संकेत दिया है, हम आपको अधिकार आपके हाथ में नहीं आने देंगे, इसको भी रोकने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये अब विपक्ष के द्वारा देश की जनता को, देश की आदिवासियों को एक संकेत है, एक नकारात्मक संकेत है। नरसिम्हा ये केवल कोई टैक्टिकल इलेक्शन नहीं है जी। आपकी गरीब विरोधी आदिवासी अजय वर्मा जी और आशुतोष जी दोनों हाथ खड़े कर रहे हैं, समय कम है, इसलिए पहले अजय वर्मा जी, फिर आशुतोष जी आप पर आती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, अजय वर्मा जी। जीबीएल जी, आप भी यहाँ बैठ के अब सर्टिफिकेट बांटने का काम करने लगे। मेरा अनुरोध है, सर्टिफिकेट ना बांटिए और जो जैसा है उसको रहने दीजिए। आपने ये वादा करा था 2014 में, साहब आए थे एक, कि सबका साथ सबका विकास, और पूरे देश में देखा बुलडोजर किस तरह से 80 और 20 का आंकड़ा आज तक चल रहा है। तो ऐसा ना हो कल आने वाले कल में आदिवासियों की हमारी राष्ट्रपति तो बन
है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और एससी के लिए अभी जो एक मंत्री ने और कई मंत्रियों ने चारों तरफ देखा इस्तीफे दे रहे हैं और भ्रष्टाचार का शोर मच रहा है, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इतनी हमारी भली प्रधान जो है देश की राष्ट्रपति बनी है, उनके भाई को भी मैं सुन रहा था, ईश्वर सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। महात्मा गांधी जी का एक मुझे संदेश याद आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा ना हो 2014 में सबका साथ और सबका विकास आपने वादा किया और पूरे देश ने देखा कि आपके हर छोटे से बड़े नेता और बयानवीर 80-20 80-20 में बांटते गए इस देश को। तो कांग्रेस पार्टी बांटने का काम नहीं करती, आप बांटते रहिए, हम जोड़ते रहेंगे गांधी जी की नीतियों पर। हमें सत्ता सरकार आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हम जोड़ने का मौका था तो आपने जोड़ा नहीं। आदिवासियों को जोड़ने का मौका था, आपने जोड़ा नहीं। क्यों मौका जाने दिया अपने हाथ से? और आशुतोष वर्मा जी, यही सवाल आपसे, पार्टी की सिस्टम और नीति ना हो, यही सवाल। एक मिनट, अजय वर्मा जी, आपके तो क्रॉस वोट जितने हो गए वो सारे चले गए बीजेपी के पास, अब तो आपके नंबर और भी कम हो गए। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं। यशवंत सिन्हा जी, मेरा हर विपक्षी दल का एक हक होता है कि वो अपना प्रत्याशी खड़ा करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकतांत्रिक है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की राजनीति से कोई ऊपर स्तर होगा या नहीं इस देश में? क्योंकि आप अपने प्रत्याशी के बनाम दूसरा प्रत्याशी अगर देखें तो मेरिट पर जाएं। इस देश में मेरिट पर कोई क्यों नहीं देखता किसी चीज को? और एक वंचित शोषित वर्ग को अगर जोड़ने का मौका था तो क्यों विपक्ष ने उसे नहीं लिया? और क्यों इसी तरह उपराष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए भी कहीं पर कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी, कोई सोच विचार नहीं है कि बस हमें आपको हराना है, हम आपको हराएंगे, हराने का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं तो हम सड़कों पे उतर आएंगे? नविका जी, देखिए, आपकी बात नहीं विरोधाभास है। आपने पहले आप जब मेरिट की बात करी तो आप मेरिट की बात पे अगर चुनाव हो रहा होता तो आप द्रौपदी मुर्मू जी की मेरिट में देख लीजिए और यशवंत सिन्हा जी की मेरिट देख लीजिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वो भी जानते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी के मेरिट में क्या कमी है? नहीं, मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ। द्रौपदी मुर्मू जी के मेरिट में क्या कमी है, आप मुझे समझा दीजिए। नहीं, यशवंत सिन्हा जी की मेरिट में क्या कमी है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, हमने कमी नहीं, हमने यशवंत सिन्हा की कमी क्या बता दी? देख लीजिए, यशवंत अरे भाई, पुराने ब्यूरोक्रेट का अनुभव है, जिस मंत्री है, आपने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ मेरिट का जो सवाल उठाया है, मुझे इससे आपत्ति है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस तबके से आती हैं, उनके लिए ब्लॉक लेवल से पढ़ाई करके, ब्लॉक लेवल से, अपने परिवार के लेवल से अगर वो एमएलए बनती है, चुनाव जीतती है, मंत्री बनती है, राज्यपाल बनती है और फिर राष्ट्रपति बनती है, और उन्हें ऊपर उठाने वाला उनका कोई माई बाप नहीं था। अपने काम से अपने दम पर आगे बनती है और आप उनके मेरिट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप उनके मेरिट पर प्रश्न चिन्ह। आशुतोष जी, जब विपक्ष द्रौपदी मुर्मू जी और यशवंत सिन्हा जी के मेरिट के बीच में आपत्ति करने लग जाए तो ये किस बात का संदेशा देता है, ये किस बात को डेमोन्स्ट्रेट करता है? नहीं, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें भारत के लोकतंत्र का जश्न मनाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव पर किसी तरीके का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि यशवंत सिन्हा जी खराब कैंडिडेट। यशवंत सिन्हा जी का भी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट, बहुत अच्छा करियर रहा है, बहुत ही कॉम्पिटेंट मिनिस्टर रहे और देश के लिए उन्होंने बड़ी सेवा की है, एक विदेश मंत्री के नाते और साथ ही साथ वित्त मंत्री होने के नाते। लेकिन आज का दिन मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में लंबे समय तक इतिहास में याद रखा जाएगा, जब एक बहुत ही गरीब परिवार से, आदिवासी परिवार से निकली हुई महिला जो अपने गांव से निकली और निकलने के बाद जहां पे स्कूल नहीं था तो भुवनेश्वर गई, पूरी मेहनत करके यहां तक पहुंची। हमें लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को इस जश्न में शामिल होना चाहिए और उनको बधाई देनी चाहिए थी। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है, ये विपक्ष की जीत नहीं है, ये विपक्ष की हार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर कोई कहता है मैं किसी के मेरिट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूं, लेकिन मैं एक ऐसी महिला
जिसके सर्कमस्टांसेस, जिसके अपनी जीवन में इतने चैलेंजेस थे और वो वहां से उठकर यहां तक आती हैं कि वो प्रत्याशी होती हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। उनके मेरिट पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ये चलिए आशुतोष वर्मा जी, चलिए, अगर एक वक्त पे आपने प्रश्न चिन्ह लगाया था और अब आपको लगा कि वो गलत था, तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र। आपने गलत सवाल किया ना, आपने कहा यशवंत सिन्हा जी की मेरिट, मैं मेरिट बात कर रहा हूँ ना, उनकी मेरिट पे क्या कमी थी भाई? आज वो जीती है द्रौपदी जी, नहीं तो मैंने ये नहीं कहा। मेरिट एक इंसान का और एक पिछड़े वर्ग से आने वाले की जो जद्दोजहद रही है उसकी मेरिट की बात हो रही थी। यहां मेरिट ऑफ कंपैरिजन नहीं हो रहा था। आपने मेरिट की कंपैरिजन की, लेकिन आज लोकतंत्र की जीत है। इस देश में अगर शोषित और पिछड़े वर्ग से कोई आगे आता है और राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंच जाता है मेहनत से और अपने आप को आगे बढ़ाकर अपनी मेहनत से, तो इस देश के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। और आज तमाम लीडर इसी बात का जश्न मना रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ट्वीट है, एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना पूरे देश के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्हें बधाई देता हूं। ये विजय अंत्योदय के संकल्प को चरितार्थ करने व जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। और जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष जी ने भी बधाई दी है और कहा है कि किस तरह से ये शोषित और पिछड़े वर्गों की सशक्तिकरण का एक बड़ा चिन्ह है। आज हम जब इस देश के राष्ट्रपति को स्वागत करते हैं अपने नए ऑफिस में, हम उनको बधाई भी देते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। और ये आज इस देश में महिलाओं के लिए भी बड़ा दिन है कि महिलाएं कितनी आगे तक जा सकती हैं। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं सुशांत सिन्हा लेकर न्यूज की पाठशाला।